नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की उन नदियों की जो बर्फीले पहाड़ों से नहीं बल्कि प्राचीन पठारों से जन्म लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। ये नदियां दक्षिण भारत की सच्ची जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। अच्छा, जब भी हम भारत की नदियों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना? ये सब हिमालय से निकलती हैं। लेकिन भारत में और भी तो नदियां हैं। कभी सोचा है कि दक्षिण भारत की धरती को कौन सी नदियां सींचती हैं? बस यही सवाल आज के हमारे विषय का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रायद्वीपीय नदियां होती क्या हैं और ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से मतलब गंगा, यमुना जैसी नदियों से इतनी अलग क्यों हैं? इनके बीच का जो फर्क है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो नदियां हैं जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अब सबसे बड़ा अंतर यहीं आता है। हिमालय की नदियों को तो ग्लेशियर से साल भर पानी मिलता रहता है, पर इन नदियों का पानी का सोर्स क्या है? बारिश। जी हाँ, ये पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इन्हें मौसमी नदियां भी कहते हैं। तो इनकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये बहुत पुरानी जमीन से निकलती हैं और जैसा हमने अभी बात की, इनका सारा पानी बारिश से आता है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिमालयी नदियों की तरह इनमें साल भर पानी नहीं रहता। गर्मियों में पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है और कभी-कभी तो ये सूख भी जाती हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों तरह की नदियों में। एक और मजेदार बात, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से निकलकर पूरब की तरफ बहती हैं और इनका सफर कहाँ खत्म होता है? बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे बड़ी और जरूरी नदियों के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। जी हाँ, दक्षिण भारत में इसका महत्व और सम्मान बिल्कुल वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा नदी का है। अब ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से, और वहां से सोचिए लगभग 1465 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और एक बात, गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इससे इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोदावरी के बाद पूरब की ओर बहने वाली अगली बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ये भी दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए, खासकर वहां की खेती के लिए, जीवन का आधार है। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। वहां से ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो डेल्टा है ना, वो बहुत उपजाऊ है और चावल की खेती के लिए तो बहुत ही फेमस है। चलिए अब बात करते हैं कावेरी नदी की। दक्षिण भारत में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि वहां की संस्कृति और लोगों के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसका पानी सिंचाई और पीने के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इसकी पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की खबरें भी आती रहती हैं। हमारी लिस्ट में अगली नदी है महानदी, और ये अपने नाम की तरह ही वाकई एक महान नदी है जो मध्य और पूर्वी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना पानी देती है। महानदी का सफर शुरू होता है छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से। वहां से ये मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, भारत का जो सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, वो इसी नदी पर बना है और ये बिजली बनाने और सिंचाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ जा रही हैं, लेकिन हमेशा कुछ अपवाद तो होते ही हैं, है ना? कुछ ऐसी भी बड़ी नदियां हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती और उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। चलिए इन अनोखी नदियों से भी मिल लेते हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां जो पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। इनका रास्ता भी बिल्कुल अलग है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो ये दो मुख्य नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। दोनों ही मध्य भारत से निकलती हैं। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से और पश्चिम की तरफ बहते हुए गुजरात के पास अरब सागर में मिल जाती है। और ताप्ती नदी भी लगभग इसके समानांतर ही बहती है। इनका ये पश्चिम की ओर बहना ही इन्हें बाकी नदियों से खास बनाता है। अच्छा,
तो हमने इन नदियों के रास्तों के बारे में तो जान लिया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है कि आखिर ये नदियां इतनी जरूरी क्यों हैं? इनका दक्षिण भारत के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इनका महत्व 3 मुख्य बातों से समझा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कृषि। ये नदियां खेतों की सिंचाई करती हैं, जिनके बिना खेती संभव ही नहीं है। दूसरा, ये करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी का स्रोत हैं। और तीसरा, इन पर जो बांध बनाए जाते हैं, उनसे बिजली बनती है। वही बिजली जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। तो कुल मिलाके ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये वाकई में दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए उनकी लाइफलाइन है, उनकी जीवन रेखा है। इनके बिना वहां की खेती, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ये नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। तो सोचिए, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन इनके भविष्य को कैसे बदल सकता है? जब मॉनसून का पैटर्न बदलेगा तो इन जीवन देने वाली नदियों पर क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखने की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।